हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। लगातार आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर यूपी पीएससी आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो फॉर्म आ रहा है, उस फॉर्म आने वाला है आपका, उसके लिए जो मेंस की प्रिपरेशन है उसके लिए बताइए। प्री के लिए भी आप लोग लगातार पूछ रहे थे, तो प्री के लिए मैंने बता दिया था, बट मेंस के लिए मैं नहीं बता पाया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं और कौन सी गलतियां वगैरह हमें नहीं करनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपके तमाम डाउट्स जो कॉमन डाउट्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ के मेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये जो आपका पेपर है ये आपका होता है 400 नंबर का, यानी कि मुख्य परीक्षा आपकी 400 नंबर की होती है। अब इन 400 नंबर में क्या क्या आता है, बहुत से लोग को अभी यही नहीं मालूम है कि इसमें आता क्या है, पैटर्न क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका एक जीएस का पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। जैसे आपका प्री में होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप, वैसा ही एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और ये जीएस का पेपर आपका होगा 120 नंबर का। 120 नंबर का पेपर है, इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 400 में से 120 आपका हो गया। अब जो दूसरे नंबर पे आपका पेपर होता है वो होता है आपका एसए का। एसए भी आपका 120 नंबर का होता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि ये एसए हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश में नहीं होता है, सिर्फ हिंदी में लिखना होता है। और इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं एसए पेपर के लिए, और आपको 3 एसए लिखने होते हैं, ठीक है। और एक एसए 40 नंबर का होता है और 120 नंबर का पूरा एसए का पेपर होता है। तो आप मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक एसए के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एसए का पेपर हो गया। तो हम लोगों ने 400 नंबर के पेपर में 240 नंबर की बात कर ली है, जीएस का 120, एसए का 120। अब हम बात करेंगे 160 नंबर का क्या आता है। तो जो आपका 160 नंबर है उसमें आपका सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव हिंदी 60 नंबर की आती है। ऑब्जेक्टिव हिंदी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव हिंदी का मतलब है कि आपका मल्टीपल टैप क्वेश्चन, जैसे कि आपका प्री का पेपर आता है ना, तो प्री में 60 नंबर का आता है, ऐसे ही 60 नंबर का आपका मेंस में भी आता है। बट मेंस में अंतर ये होता है कि पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं पूछा जाता है। बाकी जो आपके 5 टॉपिक हैं वो सेम रहते हैं, जैसे कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, विशेषण विशेष हो गया, तद्भव तत्सम हो गया। ये 5 चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन आपका पर्यायवाची शब्द नहीं आता है मेंस में, ठीक है। और जो ये 5 टॉपिक होते हैं ये 12-12 नंबर के आते हैं। तो 12 पंचे 60, आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है। इसके अलावा आपका बच्चा 100 नंबर की भी हिंदी ही आती है, लेकिन उस हिंदी की खास बात यह है कि वो परंपरागत यानी कि सब्जेक्टिव होती है। मतलब उसमें वहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है, वो एमसीक्यू टाइप नहीं होता है, उसमें आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव हिंदी होती है। उसमें क्या क्या आता है? तो यार उसमें 100 नंबर में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 21 नंबर का आपका गद्यांश आता है। अब गद्यांश में क्या क्या करना होता है? जो आपका 21 नंबर का गद्यांश आएगा उसमें आपको सारांश लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है, और इसके अलावा उसमें आपको जो रेखांकित अंश होते हैं उनकी व्याख्या करनी होती है, ठीक है। 3 उसमें रेखांकित अंश होंगे तो उसमें आपकी व्याख्या करनी होगी। तो आपका 4 3 12 नंबर का वो हो जाता है। 6 नंबर का आपका 6 और आपका टोटल मतलब मिला के आपका 21 नंबर का होता है। तो इसमें आपका उसी टाइप से वो 3 नंबर 4 नंबर 12 नंबर इस हिसाब से वो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जनरली ये होता है कि 3 नंबर 6 नंबर और 12 नंबर, तो इस तरीके से आपका 9 + 12 मिला के 21 नंबर हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके गद्यांश की बात। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 15 नंबर का आपको एक पत्र दिया जाएगा, और उस पत्र का आपको जो है वो सार लेखन करना होगा, यानी कि टेबुलर फॉर्म में आपको सार लेखन करना होगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का। तो ये आपका 15 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि पहले 21 नंबर का जो आ रहा है उसमें आपने शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या देख ली, और ये जो आपका 15 नंबर आएगा इसमें आपको किसी दिए हुए सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना है, यानी कि सारणी रूप में सार लेखन करना है। 21 और 15 36 नंबर हो गया है आपका। अब आपका बच्चा 24 नंबर में क्या आता है? 24 नंबर में आपका पत्राचार होता है। अब पत्राचार क्या है? तो देखिए, शासन में जब आप समीक्षाधिकारी होंगे, सहायक समीक्षाधिकारी होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप अपने ऊपर के अधिकारी को या तमाम विभागों में अगर आपको कोई पत्र भेजना है तो उसका फॉर्मेट होता है, उसके तरीके होते हैं। कभी कार्यालय आदेश निकाला जाता है, कभी ज्ञाप निकलता है, कभी परिपत्र होता है, कभी विज्ञप्ति होती है,
प्रतिवेदन होता है, अनुस्मारक होता है ना, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र होते हैं। तो इस तरह से जब आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे ना पत्राचार, तो आप समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ से आपको अगर बिल्कुल भी नहीं मालूम है पत्राचार क्या है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है वो आपको लग जाएगा। तो ये जो 24 नंबर है, इसमें आपका पत्राचार आता है और कोई भी 3 चीज़ें पूछी जाती है। जैसे आपसे शासकीय अशासकीय पत्र पूछा जा सकता है, या आपसे जो आपका कार्यालय आदेश है या ज्ञाप है या परिपत्र है वो पूछा जा सकता है, या इसके अलावा आपसे विज्ञप्ति हो गई, टिप्पणी हो गई, प्रतिवेदन हो गया, अनुस्मारक हो गया, इनमें से मतलब आपसे कुछ पूछा जाता है। मतलब कुल मिलाकर के 3 चीज़ें पूछी जा सकती है। 8 नंबर का एक होता है, तो 24 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ये आपका 60 नंबर सब्जेक्टिव हिंदी में हो गया है 100 में से। ठीक है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अब जो आपका 40 नंबर बचता है, उस 40 नंबर में आपका 10 नंबर का कंप्यूटर से आता है। ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर से आता है। इसके अलावा 20 नंबर की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल वोकैबुलरी आती है, यानी कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें 2 टाइप की आती है, इंग्लिश टू हिंदी भी आती है और हिंदी टू इंग्लिश भी आती है। अब ये वोकैबुलरी क्या है, मतलब कि आपको इंग्लिश का एक टर्म दिया होगा, आपको उसकी वहाँ पे हिंदी बतानी है। ऐसे ही आपको हिंदी का टर्म दिया होगा, आपको उसकी इंग्लिश बतानी है। ठीक है, तो ये आपको जो शासन की शब्दावली है, ये आपको 20 नंबर की करनी है। इसके अलावा जो आपका 10 नंबर बचा, उसमें आपका मुहावरे और लोकोक्ति आता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपका 100 नंबर की सब्जेक्टिव हिंदी हो गई, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी हो गई, 160 की टोटल हिंदी हो गई, 120 का एस्से हो गया और 120 का आपका जीएस का पेपर हो गया। ये कुल मिला करके 400 नंबर की आपकी जो मुख्य परीक्षा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी की होती है। अब इसमें ये बात की जाए कि आपने पैटर्न तो समझ लिया कि भाई इतना इतना है। और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्टिव हिंदी है 100 नंबर की, उसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और वो 100 नंबर की है। और जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है उसमें आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा और वो 60 नंबर है, 60 नंबर का है, आधे घंटे का टाइम मिलेगा। और एस्से का मैंने आपको बता ही दिया है 3 घंटे है, और जो जीएस का पेपर है उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि यार प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब क्या हम पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या सोर्स होने चाहिए। तो देखिए, जीएस की जब हम बात करें तो जीएस में वही सारी चीज़ें आती हैं जो आपने प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा आपका साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, जनसंख्या नगरीकरण हो गया। यही सारे सब्जेक्ट्स आपके मेंस में भी आते हैं। तो आपको और कोई बहुत नया ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, वही सारे सब्जेक्ट और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, इन डेप्थ स्टडी करनी है। प्री में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो मोटे मोटे तौर पे आप अगर ल्यूसेंट हो गया, घटना चक्र पूर्वावलोकन हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, अगर आप इतना भी करके जाते हैं अच्छे से, फुल डेडिकेशन से, पूरा व्याख्या पढ़ते हुए पूर्वावलोकन की, और आपने कोई अगर बेसिक भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी हैं जो होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो आप आराम से प्री में फाइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको यूपीपीएससी की आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा निकालनी है, जीएस का पेपर जो आपको सॉल्व करना है, निकालना है, तो आपको उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, आपको उनका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेने से आपका मेंस में एमसीक्यू सही नहीं हो जाएंगी। आपकी जब डिटेल में आपने पढ़ रखा होगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फैक्ट्स भी आपको याद होंगे, तब आप मुख्य परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी जो यूपीपीसीएस का मैंने एक जो वीडियो बनाया है, मैंने उसमें बताया है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्री में आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने जो बुक लिस्ट बताई है, जो बुक्स वगैरह मैंने बताई हैं, वो सेम बुक्स आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बुक लिस्ट यहाँ पर बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो बुक लिस्ट आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट ये बात ध्यान रखिए कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है यूपीपीएससी आरओ एआरओ की, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर प्री में तो वही सेलेक्टेड 3, 4, 5 टॉपिक हैं या क्वेश्चन हैं, वही आ जाते हैं। लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में आएंगे तो एग्रीकल्चर के अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए जो कृषियन प्रौद्योगिकी करके एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, वो आप लेकर के अच्छे से पढ़ जाइए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं रुकेगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई अगर डाउट आपको अगर जीएस के रिगार्डिंग होता है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपकी क्वेरी जो है वो मैं डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। अब बात करते हैं एस्से की। तो देखिए आपका एस्से है 120 नंबर का है, 3 घंटे में आपको लिखने हैं, 3 एस्से लिखने हैं, मैंने आपको अभी बताया है। अब एस्से जो है वो एक आर्ट है, एस्से लिखना एक आर्ट है। देखिए नॉलेज बहुत से लोग के पास होती है, लेकिन उसको वर्ड लिमिट के अंदर सही शब्दों का चुनाव करके उसको शब्दों में पिरोना और अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से एग्जामिनर के सामने कॉपी पे रखना, ये एक अलग आर्ट है। और ये जब तक आप ऐसे हफ्ते में कम से कम 2 ऐसे अभी से नहीं लिखेंगे तो ये आपकी हैबिट डेवलप नहीं होगी। वहाँ पे आपका जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो ओपिनियन है, जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो आपका कॉपी पे शब्दों में तभी बनेगा, तभी पिरो के आप लिख पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है। ये स्किल आपका विथ टाइम डेवलप होगा। तो इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करते चलना है। इवन पूरी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो आपको प्री के साथ करनी है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। जैसे अगर आप दिन में 5 घंटा पढ़ते हैं तो आप 4 घंटा प्री को दीजिए, 1 घंटा मेंस को दीजिए। उसमें आप किसी दिन आप आधा घंटा एसए को दे दीजिए, आधा घंटा आप हिंदी को दे दीजिए, आधा घंटा कभी आप जीएस को दे दीजिए। रोटेट करके अपने हिसाब से पढ़िए। प्री अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप मेंस के लिए और ज़्यादा टाइम दीजिए, 2 घंटा दीजिए, 2.5 घंटा दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपको अगर जल्दी करना है, स्पीड अप करनी है अपनी तैयारी, तो आप 6 से 8 घंटा पढ़िए, तो उस हिसाब से और मेंस को टाइम दीजिए, प्री को भी टाइम दीजिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू स्टडी और कितना आप उससे प्रोडक्टिव होकर के रिजल्ट निकालते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एस्से में आपको जो 3 एस्से निकले हैं वो किन किन टॉपिक्स से आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पहला खंड होगा, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा, उसमें 3 टॉपिक होंगे। तो उसमें आपका साहित्य और संस्कृति से हो सकता है, दूसरा जो है आपका वो सामाजिक से होता है, तीसरा जो है आपका वो आपका राजनीतिक क्षेत्र से होता है। तो आपको पता है कि हाँ, इन्हीं 3 टॉपिक्स में से पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमें 3 एस्से मिलेंगे। तो यार पहले से आप तैयार करके जाओ ना। आप देख लो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। आप राजनीतिक क्षेत्र के एस्से में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, या सोशल इशू का अगर कोई है तो उसमें आपका ज़्यादा हाथ अच्छा चलता है, या आपकी साहित्य और संस्कृति का जो टॉपिक है उसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है। तो आप पहले से चूज़ कर लो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो खंड होता है उसमें आपका जो एक एस्से है वो आपका आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और पर्यावरण से। ठीक है, दूसरा जो आपका एस्से आता है वो आपका आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, और जो तीसरा आपका एस्से होता है वो आपका कृषि और व्यापार से रिलेटेड होता है। तो इसमें भी जैसे अब आजकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों का इतना मुद्दा चला हुआ है, लगातार वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। तो जो भी कानूनों के खिलाफ उनकी चीज़ है तो ये आपका एस्से बन सकता है। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर हो गया या फिर आर्थिक क्षेत्र हो गया। तो आर्थिक क्षेत्र में आपने देखा है कोरोना महामारी आई है, फिर उसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरा चला है, कितना करोड़ रुपए का पैकेज जो है भारत सरकार ने भारत की जनता के लिए लागू किया है, चलाया है। तो इस तरह से जो भी आपके इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। उसमें आप देख लीजिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण। तो पर्यावरण तो एक एवरग्रीन मुद्दा है। पर्यावरण तो आप देख ही रहे हैं कि 10, 15, 20 सालों से लगातार जब से पर्यावरण में इतनी गिरावट हुई है, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तब से पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता रहा है। तो आप पर्यावरण पे लिख सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख ही रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो आती जा रही है। कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तमाम इस तरीके की टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने एकदम धूम मचा रखी है। तो आपको बेसिकली देखना है कि आप कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, किस टाइप के एस्से में आपका हाथ, आपकी कमांड ज़्यादा है, उसको आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए और उस पर अपना और ज़्यादा ग्रेस्प बनाइए। ठीक है, बाकी जो एस्से को लेकर के A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, कितने टाइप के ऐसे लिखे जा सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा नहीं भी मालूम हो तब हम कैसे लिखें, कैसे हम टाइमलाइन बनाते हैं, कैसे हम डायमेंशंस को खोलते हैं किसी एस्से में, ये सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट वीडियो में एस्से का पहले पूरा मैंने एक लेक्चर लिया है, करीब 50-52 मिनट का वो लेक्चर है। वो अगर आप देख लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको एस्से के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो देख लें। फिर अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका तीसरा टॉपिक जो होता है, जो तीसरा खंड होता है, उसमें आपका एक टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है, कोई भी आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। जो आपका दूसरा जो टॉपिक होता है वो आपका नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, तो इनसे रिलेटेड होता है। और जो आपका तीसरा टॉपिक है वो आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनसे रिलेटेड होता है।
ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों में 3-3 टॉपिक दिए होते हैं और आपको टोटल 3 एस्से लिखने होते हैं। ठीक है, हर खंड से एक एस्से आपका होना चाहिए। वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एस्से के लिए हम क्या सावधानियाँ रखें या क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कहाँ से हम तैयार करें एस्से को। ठीक है, तो अगर आपको एस्से तैयार करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ें, डेली पढ़ें। अभी से आप ये हैबिट डालिए। देखिए, आपको हिंदी में एस्से लिखना है। हिंदी में एस्से लिखने के लिए जो फॉडर मटेरियल है, फॉडर मटेरियल मतलब कि जो आप एस्से में जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं, प्रस्तावना है या उसके आगे की और जो भी आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में जो भी आप लिखेंगे, आपका कुछ तो थीम होगी कि जिस थीम के अराउंड आप अपनी बात को कहेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को बताएंगे। और जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो आपका कहलाता है फॉडर मटेरियल। फॉडर मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। हिंदी का एस्से आपको लिखना है तो आप रोज़ कोई भी एक अच्छा अखबार जो है वो पढ़िए। चाहे आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं या आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, जो भी आपको मिल रहा है। कोई अलग से नया पेपर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक हिंदी का न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, अभी से पढ़िए। जब आप रोज़ आधा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप कि इतना नॉलेज बेस डेवलप होगा कि किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू पे आप अपनी जो बात है वो कम शब्दों में प्रभावपूर्ण तरीके से कहना सीख पाएंगे विथ टाइम। ठीक है, एकदम से ये नहीं होता है। तो इसलिए अभी से टाइम दीजिए। अच्छी अच्छी मैगज़ीन हैं या कोई पत्रिका हैं उनको आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए और जो भी आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, कोई अगर पर्यावरणविद हैं वो क्या कह रहे हैं तो आप ज़रा उनको पढ़िए, सुनिए कि लोग क्या चल रहा है। ठीक है, इकॉनमी पे अगर कोई इकोनॉमिस्ट हैं तो उन्होंने क्या कहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अगर कोई हैं तो वो लोग क्या बता रहे हैं। तो आप सबका ओपिनियन जानिए। तो इससे धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी। आप जानेंगे कि हाँ, मुझे क्या लिखना है और कैसे अपनी बात को सामने पेपर पे लिखना है। ठीक है, तो इससे आपकी हैबिट बनेगी। न्यूज़पेपर ज़रूरी है, इसमें कोई इसका ऑप्शनल मतलब नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें। दूसरी जो चीज़ है वो आप जो कर सकते हैं, जो एस्से के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहती है, वो है आपकी योजना पत्रिका। योजना हर महीने जो आपकी आती है उसको आप लीजिए। उसमें तरह तरह के मुद्दों पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। उन आर्टिकल्स को छाँट करके आप अच्छे से पढ़ के समझ के आप उसको अपने एस्से में लाने की कोशिश करिए तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप बेहतर एस्से लिख पाएंगे औरों की तुलना में। तो योजना एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा और अगर आपको देखना है कि यार एकदम एग्जैक्ट मैं कैसे करूं कि मुझे अच्छा नंबर मिले, तो इसके लिए जो भी आईएएस वाले बच्चे जो भी हैं, ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन वगैरह हुआ है, तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम का तो आपका काम का नहीं है, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं और उनका सिलेक्शन आईएएस में हुआ है, तो आप यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपीज़ को आप देखिए कि उसमें उन्होंने कैसे लिखा है एस्से। ठीक है, उन्होंने किस तरह से एस्से को फ्रेम किया है, किस टाइप के एस्से में क्या उनकी अप्रोच होती है। तो ये 3 तरीके अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा एस्से लिख पाएंगे। आपको सोर्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो मार्केट में बुक्स आती हैं, चाहे वो घटना चक्र की हो या फिर दृष्टि की पब्लिकेशन की हो या कोई और हो, परीक्षा मंथन की हो या कोई भी हो, अरिहंत की हो, कोई भी बुक हो, वो आप ले सकते हैं साइड बाय साइड। मतलब आपको अगर चाहिए हो कि हाँ एक मेरे पास होना चाहिए कोई बुक, बहुत ज़्यादा मन है आपका, आप ले लीजिए। उससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे आप इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो करंट है वो तो उसमें हो सकता है आपको ना दिया हो, लेकिन पुराना इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा रहा है, इंडिया पाकिस्तान का पुराना रिलेशन कैसे रहा है स्वतंत्रता के बाद, तो वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको एक बेसिक नॉलेज के पर्पज़ से आप ले सकते हैं। उसमें 50, 100, 200 एस्से रहते हैं। रोज़ अगर आप 2-4 एस्से भी पढ़ते हैं तो आपकी एक रीडिंग हैबिट बनती है, तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलती है, तो आप उसको ले सकते हैं। अब ये ना पूछिएगा कि क्या वो बुक पढ़ के मेरा काम बन जाएगा, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। वो एक पर्टिकुलर किसी पब्लिकेशन का या किसी एक इंसान की थॉट प्रोसेस है इंडिविजुअल की, ठीक है, वो एक परफेक्ट एस्से कभी भी नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आप उस एस्से में जोड़ सकते हैं या कोई अगला इंसान जोड़ सकता है। तो कोई भी एस्से परफेक्ट नहीं होता है, बस आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर जो भी एग्जामिनर है आपका, अगर वो आपकी थीम पकड़ लेगा, अगर आप जो बात कहना चाह रहे हैं अगर वो समझ लेगा और आपने जो डायमेंशंस टॉपिक में दिखाई हैं अगर वो उससे सेटिस्फाई होता है तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगा, सीधी सी बात है। अगर उसका व्यू पॉइंट और आपका व्यू पॉइंट किसी टॉपिक पे मैच खा जाता है तो आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, तो ये एस्से में कुछ खास चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये कि एस्से का जो स्किल है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट के 15 दिन में आप सोचेंगे कि एकदम से मैं एस्से लिखना सीख जाऊँ तो वो बहुत टफ होगा। इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू अगर आप पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें कि अब ये तो जीएस का मैंने बता दिया आपको, एसए का बता दिया, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 160 नंबर की हिंदी की। तो देखिए 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है, जिसमें आपके 5 टॉपिक आ रहे हैं और पर्यायवाची नहीं आ रहा है, ये 60 नंबर की हिंदी आप प्री में भी पढ़ के आए हैं, तो मेंस में कोई नई चीज़ तो है नहीं, बस जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा। अगर प्री में इजी क्वेश्चन आ रहे थे तो मेंस में थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी गलती ना करें और 60 नंबर ये पूरे के पूरे सही करें, क्योंकि आपने प्री में भी पढ़ रखा है तो आपको मेंस में इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत तो करनी नहीं है, आपको रिवाइज़ ही करना है। तो आप टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहें ताकि आपका ये 60 नंबर गलत ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव हिंदी है, सब्जेक्टिव हिंदी में जो आपका गद्यांश वगैरह है, जो जिसमें आपको शीर्षक देना होता है, सारांश लिखना होता है और व्याख्या करनी होती है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जब भी एग्ज़ाम हुआ है आरओ का यूपीपीएससी के द्वारा, तो वो मार्केट में उसका प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा। वो लेकर के आप उसको सॉल्व करिए, उसको आप देखिए कि कैसे क्या लिखा है, पूरा वो लगा जाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाए तो फिर जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट आते हैं, जो किसी न किसी ऐसे ही पब्लिकेशन के निकालते रहते हैं, हो सकता है घटना चक्र भी निकाले, तो आप उनको लेकर के उससे प्रैक्टिस करिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप रेखांकित अंशों की व्याख्या कर पाएंगे, उतना अच्छा आप शीर्षक दे पाएंगे, उतना अच्छा आप सारांश दे पाएंगे। इसमें पूरा प्रैक्टिस का खेल है, हैबिट का खेल है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा उसमें आप व्याख्या करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। इसके अलावा जो आपका किसी दिए हुए सरकारी पत्र का आपको टेबुलर फॉर्म में सारलेखन करना होता है, यार इसमें फॉर्मेट बहुत मायने रखता है। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उसमें देखना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आया है और उसमें क्या फॉर्मेट में हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो आप जब भी कभी आप ये वाला टॉपिक करो तो इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि फॉर्मेट का नंबर कटता है और फॉर्मेट का ही नंबर मिलता है। आपको कोई इस टाइप की बच्चों वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप शासन में बैठने जा रहे हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको अपनी हिंदी पे कमांड करनी है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे आबे तबे वाली हिंदी जो है वो यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका जो तीसरा सेक्शन होता है जिसमें आपका पत्राचार आता है, ठीक है। तो पत्राचार में आपका जो शासकीय अशासकीय पत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, ज्ञाप हो गया, परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति निकाली जा जो विज्ञप्ति होती हैं, टिप्पणी हो गया, प्रतिवेदन हो गया, अनुस्मारक हो गया, ये सब जो पत्राचार की चीज़ें हैं, इसमें भी सेम टेबुलर फॉर्म में सरकारी पत्र का जो सारलेखन होता है, सेम उसी की तरह पत्राचार में भी आपको फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं उसमें थोड़ा किसी न किसी में कुछ एरर रहती है, फॉर्मेट में वो लोग थोड़ा सा एरर हो जाती है। तो बुक्स आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ी एरर नहीं होती है। बट सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि जो आपकी यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो आपको बहुत से गवर्नमेंट ऑर्डर वगैरह मिल जाएंगे, बहुत से वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो आप उसमें लेकर के वहाँ से आप देखिए कि जो सरकार की तरफ से जो कार्यालय आदेश निकाले जाते हैं, जो ज्ञाप होते हैं, परिपत्र होते हैं, कोई विज्ञप्ति अगर निकली है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, टिप्पणी का क्या होता है, तो इस तरह से शासकीय अशासकीय पत्र किस टाइप के होते हैं। तो जब आप एकदम सरकारी ऑफिशियल लेटर्स को देखेंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, तो आप जो भी उससे सीखेंगे उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो किसी भी बुक पे जाने से पहले या किसी का भी वीडियो देखने से पहले आप पहले एक बार जो शासन की चीज़ें हैं, जो मेन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वेबसाइट पे अपना दिया जाता है, आप पहले एक बार उसको रेफ़र कर लें, तो उससे आप